सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लोग का सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें आपको जो तीसरा पॉइंट मिला हुआ है नई शिक्षा नीति 2019 में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक हेतु दी गई संस्तुतियों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप क्या है ये आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, पिछले 4-5 सालों से नई शिक्षा नीति का इंतजार हो रहा था। नई शिक्षा नीति 2016 का पहला ड्राफ्ट आते आते यह नई शिक्षा नीति 2019 के रूप में पहला ड्राफ्ट नए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उनके पदभार ग्रहण करते ही के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सौंपा गया। नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफदारी पूर्व की समितियों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी की गई है, जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में मातृभाषा को प्राथमिकता देना। इसके साथ ही साथ 3 भाषाओं के फॉर्मूले को नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में भी प्रमुखता के साथ शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इन सभी को आपको प्रोजेक्ट में लिखना होगा। और दोस्तों, प्रोजेक्ट में आप लोग राइटिंग अच्छी लिखिएगा, सुंदर सुंदर बना करके लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग अच्छी रहेगी, आप कलरफुल पेन्स का प्रयोग करोगे तो वो देखने में आपका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। नई शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप की पहली सबसे खास बात यह है शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाना। इसमें अब तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया जा रहा है, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में लाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति के मसौदे के अनुसार चूंकि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाली उम्र बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका दायरा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए लागू होना चाहिए। नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 के फॉर्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात कही गई है। इस संदर्भ में सुझाव दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक शाला को विद्यालय के कैंपस में ही स्थापित किया जाना चाहिए। जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके बगल में ही मैक्सिमम टाइम पे देखा गया है कि बगल में ही आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं, जहां पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अध्ययन करते हैं। वहां पर बच्चों को पोषाहार भी मिलता है और बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। इसके बाद देखिए, इसकी दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में रखा गया है, ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्यों के साथ बदलाव को सुगमता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही साथ निजी स्कूलों के साथ पब्लिक जैसा शब्द इस्तेमाल बंद हो, इस दिशा में भी प्रयास करने की बात कही गई है। साथ ही साथ निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की भी बात नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कही गई है, ताकि निजी स्कूल सरकारी विद्यालयों में होने वाले नवाचारी प्रयासों से सीख सके। हालांकि यह सरकारी स्कूल के विकास की शर्तों पर ना हो, इस बात का ध्यान रखने की बात कही गई है। तीसरा सबसे अहम बिंदु यह है कि नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में 2015 तक प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच शिक्षक विद्यार्थी अनुपात PTR को 30:1 तक रखने का सुझाव भी दिया गया। दोस्तों, 30:1 जो ये संख्या चली आ रही है, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही चली आ रही है, जहां पर शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 कर दिया गया है। यानी कि प्रत्येक दोस्तों यहाँ पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कहेंगे, क्योंकि छात्र एक क्लास में 30 और शिक्षक 1, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होने का अनिवार्य है। और वह ऐसा न होने के कारण बच्चों के सीखने पर होने वाले असर को रेखांकित किया गया। अगर 30 बच्चों पर एक टीचर रहते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से क्लास को मैनेज कर लेते हैं और सभी बच्चों पर अच्छे से ध्यान भी दे देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप बना, उसमें भी इस चीज को रखा गया है। मल्टी लेवल शिक्षण के तरीकों को अपनाने व पौष्टिक नाश्ते व आहार की व्यवस्था का प्रावधान करने की बात भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में है। इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने की बात भी कही गई है। दोस्तों, इस शिक्षा नीति में सबसे खास बात, जो चौथी यहाँ पर सबसे खास बात है, वो है कि इसमें पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में है। इसके साथ ही चौथी व 5वीं के बच्चों का
के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इस प्रारूप में लिखी गई है। यानी कि भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, जिस सप्ताह को जो नाम दिया जाएगा उसमें उसी के बारे में टीचर को चर्चा करना है और बच्चों से भी उसी विषय में बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इस तरीके से जो स्कूल का वातावरण है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, ताकि बच्चे बहुत ही सरलता से अपने विषयों को सीखते जाएं और आगे कक्षाओं में बढ़ते जाएं। अब नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट की 5वीं सबसे खास बात यह है कि इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर जोर देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाए व लिखी हुई सामग्री का डिस्प्ले करने पर ध्यान देने की बात कही गई है। स्कूल के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को विस्तार देने व पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में कही गई है। इसमें बच्चों को किताब पढ़ने और घर ले जाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने व सप्ताह में एक बार विद्यालय में पढ़ी गई किताब के बारे में अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देने की भी बात कही गई है। इसके बाद आगे देखिए, आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय जैसी व्यवस्था करने का भी सुझाव है। यह इसकी छठी सबसे गौर करने वाली बात है। इसका उद्देश्य है कि लड़कियों की शिक्षा जारी रहे। इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए, नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट की 7वीं सबसे बड़ी बात यह है कि रेमेडियल शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल करने जैसा सुझाव दिया गया है। इसके तहत 10 सालों की परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें स्थानीय महिलाओं व स्वयं सेवकों की भागीदारी हासिल करने की बात कही गई है। इसके तहत काम करने वाले अनुदेशक विद्यालय समय से पूर्व व बाद में स्टूडेंट्स के साथ रेमेडियल शिक्षण का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ लंबे अवकाश वाले दिनों में भी रेमेडियल कक्षाओं के संचालन का सुझाव दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर रेमेडियल का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। रेमेडियल का मतलब होता है कि बच्चा जिस विषय में कमजोर है उसकी उस कमी को दूर करना। तो उस कमी को कैसे टीचर दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर बच्चे ज्यादा हैं क्लास में तो सभी बच्चों को पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया जा सकता है। तो उन जो बच्चे थोड़ा कमजोर रह जाते हैं, जिन बच्चों को दिक्कत होती है, उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है टीचर को। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल के शिक्षण के बाद भी उन बच्चों को टाइम दिया जाए और उन बच्चों की जो विषयगत दूरियां, चाहे गणित विषय में कोई दिक्कत है बच्चे को, विज्ञान विषय में कोई दिक्कत है जो उसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा टॉपिक है तो उसको बाद में भी पढ़ाया जा सके। इसी को कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चों की कमियों को दूर करना, विषयगत जो भी कमजोरियां हैं। इसके बाद 8वीं सबसे खास बात क्या है, शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की भी बात नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। दोस्तों शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम सभी लोगों को प्रेरणा ऐप, दीक्षा ऐप, ये सभी चीजें स्कूलों में ये सभी चीजें ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग को डाउनलोड करवाई जाती है, ताकि जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो आसानी से बच्चों को जो पाठ्य वस्तु है उसको रुचिकर बना करके आसानी से बच्चों को हम ताकि पढ़ा सके और बच्चे आसानी से अपने पाठ्य वस्तु को सीख सके। तो इस तरीके से ये तो प्राथमिक विद्यालय की मैंने बात की। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग की बात करें हम, तो आप लोग भी आज ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ रहे हो। हमसे आज आप जो इंटरेक्शन कर रहे हो, जो आज हमारा और आपका जो संबंध बना हो कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से ही और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही बना है। तो इस तरीके से आज कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन कितना जरूरी हो गया है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आज पूरे देश में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, तो कहीं ना कहीं आज यही कंप्यूटर, यही लैपटॉप, यही फोन हमारे काम आ रहे हैं। आसानी से हम अपने विषय वस्तुओं को अपने फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए पढ़ ले रहे हैं। चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे कॉलेज के बच्चे हों, चाहे ट्रेनिंग के बच्चे हों, सभी के लिए आज किसी वरदान से कम नहीं है मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। इन्हीं की सहायता से आप घर पर बैठ करके भी आसानी से सभी विषयों को सीख ले रहे हो और सभी विषयों को अच्छे से पढ़ ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज तकनीक बहुत जरूरी है। तकनीकी का ज्ञान आप सभी को पता है कि शुरू में सभी टीचरों को बहुत दिक्कत हुई है, शुरू बच्चों को भी दिक्कत हुई है, अभिभावकों को भी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस तरीके की महामारी पूरे विश्व में आ जाएगी। अपने देश में तो खैर आई ही, पूरे विश्व में भी है। तो सभी देश इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसीलिए यहाँ पर हमारे भारत देश में भी जरूरी नहीं सारे स्कूलों में बिल्कुल तकनीकी शिक्षा आ गई है, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन से ही पढ़ाई हो रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सबको मजबूर कर दिया परिस्थितियों ने कि आप फोन पर, लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर आ जाइए, क्योंकि यही अब एक साधन रह गया जिसके थ्रू टीचर बच्चों को आसानी से अपनी
पाठ्य वस्तु, अपने विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और बच्चे भी कहीं ना कहीं आसानी से घर पर रहते हुए भी पढ़ाई कर ले रहे हैं। तकनीकी को शिक्षकों के विकल्प के रूप में देखने की बजाय सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में देखने की बात कही गई है। यानी कि आप कभी भी कंप्यूटर को टीचर के बराबर नहीं कर सकते हो। एक टीचर और एक कंप्यूटर कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टीचर का स्थान अपना है और कंप्यूटर का स्थान अपना है। जो ज्ञान एक टीचर दे देगा आपको, उतना सही से वो एक कंप्यूटर नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर को एक शिक्षण सामग्री की तरह उपयोग करने की बात की गई है। शिक्षक वो नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इसके साथ ही साथ अभिभावकों की भागीदारी और एसएससी की भूमिका को सक्रिय बनाने वाले बिंदु पर भी नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में फोकस किया गया है। इसकी 9वीं सबसे प्रमुख बात यह है कि शिक्षा क्रम में विषय वस्तु का बोझ कम करने का सुझाव, ताकि मूलभूत अधिगम और तार्किक चिंतन को समृद्ध किया जा सके। इसके लिए 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन और एनसीएफ 2005 की सलाह का जिक्र है। यदि हम अपने स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्र, पूर्ण विश्लेषण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने वाली बनाना चाहते हैं तो इसकी भारी बोझ बन गई विषय वस्तु को घटाना ही होगा। दोस्तों, मैंने आपको यशपाल समिति ऑलरेडी पढ़ाया है। ये चैप्टर जो आपका था, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें मैंने ये पूरा आपको बताया है किस तरीके से यशपाल समिति बनी थी बस्ते का बोझ कम करने के लिए, इसके अलावा बच्चों को उपयोगी जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ जो यशपाल समिति बनी थी प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में, उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संशोधन भी किया गया था। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसमें भी आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे शिक्षा नीति के बारे में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आखिर में चर्चा नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट 2019 के 10वें सबसे प्रमुख बिंदु की। इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने, ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हो। यानी कि ऐसे टीचरों को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हैं। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। 1ली से 5वीं तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहां घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहां 2 भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। बहुभाषिकता को समस्या के बजाय समाधान के रूप में देखने की बात को नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में प्रमुखता के साथ रेखांकित किया गया है। दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का रूपरेखा या प्रारूप। और इसको आपको ऐसे ही अच्छे से, अगर आप चाहो तो ऐसे पेंटिंग करके भी और थोड़ा अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हो। और कुछ आप इनोवेटिव करना चाहो तो कर सकते हो। जितना अच्छे से अच्छा आप इसको बना सकते हो, उतने अच्छे से अच्छा बनाने का आप प्रयास करो, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो देखने में सबसे अच्छा लगे और सबसे डिफरेंट लगे। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करते हैं तो भी आपको हमारा चैनल वहां से मिल जाएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेंगे और सभी विषयों की वीडियोस लगातार आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आता रहता है, चाहे वो प्रोजेक्ट की वीडियोस हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की वीडियोस हो। इसके अलावा आपकी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो वो मिस नहीं होने पाती, क्योंकि हम लोग आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। दोस्तों, आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। आपको सभी विषयों के प्रोजेक्ट जितने हमने बनवाए हैं उसका हमने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी प्रोजेक्ट हमने अब तक बनवाए हैं, आपको सभी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड के, जिनको भी इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, उनको प्लीज इस वीडियो को भेज दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस का लाभ ले सके। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।